जय हिंद दोस्तों। जेपीएससी का यदि आप लोग आंसर राइटिंग शुरू किए हैं तो आप जो है प्रीवियस से क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। इससे आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बिहाफ पे आप जो है ज़्यादा बढ़िया नंबर ला सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है छठा जेपीएससी में पेपर थर्ड में जो हिस्ट्री है उसमें एक क्वेश्चन था एंशिएंट हिस्ट्री का। इसका मैं आपको जो है पहली क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव में करा दिया हूँ हिस्ट्री का। उसके बाद जो आपका ज्योग्राफी का भी जितना सारा ऑब्जेक्टिव था इसका मैं जो है वीडियो बना के डाल दिया हूँ। आज जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक है चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है, इसका जो है मैं आपको पूरा जो है आंसर राइटिंग में दिखाऊंगा कैसे किया जाता है और पूरा जो है बढ़िया से इसको किया गया आंसर राइटिंग। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए ये ना आपका जो है ये क्वेश्चन था वही चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन है। ये पूरा जो आंसर राइटिंग है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, इग्नू का बुक से लिया गया है और साथ ही साथ झारखंड सरकार की जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जो आपका ग्रेजुएशन की बुक्स है उससे लिया गया है और कुछ जो कंटेंट है महेश बनवाल की किताब से भी लिया गया है। तो ये 3-4 किताब मिला के ये पूरा जो है आप देख रहे हैं ये आपका आंसर राइटिंग तैयार किया गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 3 भाग में डिवाइड है मुख्य रूप से। एक है आपका भूमिका परिचय इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका मेन बॉडी जो इसका विशेषता है यहाँ हम लिखेंगे, इसको यहाँ पूरा डिफाइन कर दिया गया है बढ़िया तरीका से डायग्राम बना के, और अंतिम जो कड़ी है इसका वो है आपका निष्कर्ष। तो ध्यान से समझिएगा और हम भी आपको जो है अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबको जोहार, स्टार्ट करते हैं आज का आंसर राइटिंग का पहला क्वेश्चन। चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए इसमें भूमिका में क्या लिखना है। भूमिका में लिखना है चोल साम्राज्य जिसने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया। चोल साम्राज्य का जो पीरियड है 9वीं शताब्दी में शुरू होता है और 13वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है, यानी इतना दिन तक शासन करता है कौन? चोल साम्राज्य। यह साम्राज्य अपनी शक्तिशाली नौसेना, शानदार मंदिरों और एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। मतलब यहाँ पे हमको लिखना स्थानीय शासन प्रणाली, लेकिन वो जो चोल साम्राज्य है पूरा जो है शक्तिशाली नौसेना के लिए विख्यात था, शानदार मंदिर और एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए विख्यात था। जब भी परिचय दीजिएगा तो थोड़ा बढ़िया से दीजिएगा। इस साम्राज्य की भी सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी। देखिए स्थानीय स्वशासन लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमा बंद करके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि आपको जो आंसर राइटिंग हम करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो लगेगा नहीं ये लड़का को अच्छा से पता है, कैंडिडेट को पता है कि कहाँ पे क्या करना है। जिसने लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं समाधान करने की शक्ति दी। अब ये पूरा ना आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया। यह साम्राज्य अपनी शक्तिशाली नौसेना, शानदार मंदिरों और एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। इस साम्राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता थी इसकी स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी, जिसने लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं समाधान करने की शक्ति दी थी। अब ये ना आपका भूमिका हो गया। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ना देखिए यहाँ पे ना अच्छा से इसको जो है फ्रेमिंग करके लिख दिया गया है। चोलों की यह विकेंद्रीकृत प्रणाली न केवल कुशल थी बल्कि इसने ग्रामीण समुदाय के भीतर राजनीतिक चेतना और भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। ये जो चोल का जो आपका स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी वो ना विकेंद्रीकृत थी। विकेंद्रीकृत मतलब क्या होता है? एक जगह शक्ति नहीं होना, मतलब 2-3 जगह डिवाइड होना। जैसे आज हम लोग पंचायती राज है वो विकेंद्रीकृत का एग्जाम्पल है। तो प्रणाली न केवल कुशल थी बल्कि इसने ग्रामीण समुदाय जो गांव का जो है वर्ग है वो भी राजनीतिक चेतना और भागीदारी में भी पार्टिसिपेट करता था। जैसे हम लोग का पंचायत चुनाव होता है उस तरह वहाँ भी हो रहा था। तो इस तरह करके इसको जो है ना अच्छा से लिख दिया गया। जब आपको कॉपी चेक किया जाएगा तो इस तरह आप लिखिएगा तो एग्जामिनर जो आपको 1-2 नंबर ज़्यादा दे देगा। अब देखिए जो क्वेश्चन ही पूछा गया है कि मुख्य विशेषता लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मुख्य विशेषता क्या है, स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब सीधा हम लोग आंसर में आएंगे। जो मेन बॉडी है ज़्यादा यहाँ पे कुछ और बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे आपका। अब जो है यहाँ जो मेन बॉडी है क्वेश्चन का उसमें हम लोग आ जाएंगे। चोल प्रशासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पे ना इसको क्या करना है पूरा डिटेल से अच्छा से लिख देना है। चोल प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय शासन लोकतांत्रिक आधार पर संगठित था। ये लोकतंत्रांत्रिक था एकदम। यहाँ से इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक था। प्रत्येक गांव और नगर की अपनी सभा होती थी। मतलब प्रत्येक गांव और नगर में उस समय अपनी अपनी सभा होती थी
और जो उस समय की सबसे अनूठी एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था था। मतलब समझिए कि आज जो है जनरेशन के लोग जो है इस तरह का जो है हमेशा बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, लेकिन चोल साम्राज्य में उसमें पूरा बढ़िया से सुसंगठित था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लिख दिया गया है। उसके बाद ना एक डायग्राम बना दिया गया जो देख रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव है। चोलों की स्थानीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता। अब क्या क्या विशेषता इसका था? स्थानीय स्वशासन पहला, दूसरा है सामरिक सैन्य प्रशासन, तीसरा है न्यायिक व्यवस्था, चौथा है धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य, पांचवा है भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था, और अगला है नगरीय प्रशासन। अब इसको ना अच्छा से हम लोग डिफाइन करेंगे। ये आपका 6 मुख्य विशेषता था। पहला था स्थानीय स्वशासन, दूसरा है सामरिक और सैन्य प्रशासन, तीसरा है न्यायिक व्यवस्था, चौथा है धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य, पांचवा है भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था, और अगला है आपका नगरीय प्रशासन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे ना पहला नंबर में दिया है स्थानीय स्वशासन। चोल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी। स्थानीय प्रशासन का संचालन ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। जो वहाँ का जो स्थानीय स्वशासन था वो जो है आपका ग्राम सभा के द्वारा होता था। अब ये जो ना ग्राम सभा 2 भाग में डिवाइडेड था। अब 2 भाग को हम लोग जो यहीं पे लिख सकते थे, लेकिन वो ना अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ पे देखिए इस तरह लिख दीजिएगा, तो जो कॉपी चेक करेगा ना वो सीधा देखिएगा कि 2 सभा था, उर और सभा, तो आपको वो ना उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा चेक करने में। तो वो जो 2 भाग था उर और सभा में था। इस तरह से अब देखिए उर के बारे में और सभा के बारे में अब डिफाइन कर दिया गया। उर के बारे में जान लीजिए, यह सामान्य गाँव की सभा थी जिसमें गाँव के सभी निवासी सदस्य होते थे। ये जो उर था ये नॉर्मल लोगों के लिए था, सामान्य लोगों के लिए था, और इसमें जो भी गांव का व्यक्ति है वो पार्टिसिपेट करेगा, वो मेंबर रहेगा। यह गांव के सामान्य मामलों जैसे जल वितरण, मंदिरों का रखरखाव और भूमि विवादों को सुलझाने का काम करती थी। ये जो आपका उर था ये सामान्य लोगों के लिए था, और जो सामान्य मामले थे जैसे कि जल वितरण, मंदिरों का रखरखाव और भूमि विवाद, ये सब जो सुलझाया करती थी कौन? उर। तो अगला जो है सभा, यह विशेष रूप से ब्राह्मण गांव की सभा थी। माने ये उच्च कुल की थी, उच्च वर्ग की थी। अब ब्राह्मण उस वक्त उच्च वर्ग का था, तो सभा जब भी याद रखिएगा यह जो है विशेष रूप से ब्राह्मण गांव की सभा थी जिसमें भूस्वामी ब्राह्मण सदस्य होते थे। यह अधिक विशिष्ट और संगठित थी। उर के मामले में ये अधिक संगठित और विशिष्ट थी। उर जो है सामान्य लोगों की थी और सभा जो है ब्राह्मण लोगों के लिए थी, उच्च वर्ग के लिए थी। अब आपका यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब ना इसको भी आप यहाँ पे इस तरह लिखिएगा ना, देखिए ये तो उर सभा खत्म हो गया। अब उसके बाद भी सभा और उर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए कई समितियां की सहायता लेती थी। मतलब जो सभा और उर था उसको भी संचालित करने के लिए 2-4 जो समिति है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए महत्वपूर्ण समितियाँ कौन कौन थी, तो वरियम, तोतुवरियम, एरीवरियम और पोनवरियम। इसके बारे में हल्का हल्का लिख देना, पूरा डिटेल या कहानी नहीं लिखना, बस थोड़ा सा लिख दीजिएगा ताकि जो है आपका आंसर भी बढ़िया से हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। और जो जेपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि उतना वर्ड जो है ना चयनित वर्ड मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो महत्वपूर्ण समितियाँ हो गया वरियम, गाँवों का निरीक्षण करेगा, तोतुवरियम उद्यान और बाग बगीचे का रखरखाव, एरीवरियम जल निकायों जैसे झीलों और तालाबों का रखरखाव, और अगला है पोनवरियम ये राजस्व और वित्त संबंधी। ये आपका काम हो गया सभा का, महत्वपूर्ण समिति का। अब अगला है यहाँ पे नगरीय प्रशासन जो दूसरा नंबर में है। चोल प्रशासन स्थानीय के साथ साथ नगरीय प्रशासन में भी संगठित थी। अब देखो अब जो है वहाँ पे गांव वाला तो हम पढ़ लिए, यहाँ पे ये था कि स्थानीय स्वशासन जिसमें उर और सभा था, लेकिन यहाँ पे नगरीय प्रशासन में भी जो है चोल साम्राज्य बहुत व्यवस्थित थी। शहरों और नगरों में नगर निगम होती थी, जिस तरह भी हमारे सोसाइटी में नगर निगम उस वक्त भी होती थी, जो शहर के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों को देखती थी। इसमें करों का संग्रह, सार्वजनिक कार्यों की देखरेख और व्यापार व्यवस्था को नियंत्रित करना शामिल था। तो ये आपका यहाँ पे हो गया इसका डिटेल। अब देखिए यहाँ पे ना एक यहाँ पे बना दिया गया है डायग्राम टाइप का, और इसमें लिख दिया गया अच्छा से कि तंजावुर, कांची, मदुरै जो चोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण नगर थी, प्रमुख नगरों में नगर निगम नगर सभा ने शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाया। मतलब तंजावुर, कांची, मदुरै आज देख रहे हैं, आज भी जो है उन लोग का जो है नाम बहुत ज़्यादा है। वो अपने जो है कला के क्षेत्र में बहुत निपुण एरिया है आज भी। तो वहाँ पे लिख दिया गया तंजावुर, कांची और मदुरै जैसे
प्रमुख नगरों में नगर निगम ने शासन की प्रशुद्धता को बढ़ाया। ये आपका 2 पॉइंट खत्म हो गया। तीसरा हम लोग डील करेंगे भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था। भूमि प्रशासन और कर व्यवस्था। चोल प्रशासन में भूमि को एक ठोस आधार प्रदान किया गया, क्योंकि भूमि ही राजस्व का उसमें मेन स्रोत था। राज्य भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता था, जो प्रशासन को भूमि करों की वसूली करने में मदद करती थी। मतलब पूरा जो है कौन भूमि कहाँ का है, किसका नाम में है, क्या है, नहीं है, इसे रिकॉर्ड रखने से क्या होता था ना कि किसी तरह का जो है देरी नहीं होता था आपका टैक्स वसूलने में। और सबसे बड़ा राजस्व वसूलने का था टैक्स था। कर संग्रह स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। अब कर संग्रह के लिए जो है लोकल जो अधिकारी था उसके द्वारा किया जाता था, जो ग्राम पंचायतों के सहयोग से इस कार्य को प्रभावी रूप से अंजाम देते थे। अब जो लोकल जो अधिकारी था ना वो क्या कर रहा था कि जो वहाँ पे जो उसके आसपास में जो ग्राम पंचायत था उसके सहयोग से वो काम कर पा रहे थे। भूमि करों का मुख्य उद्देश्य कृषि को प्रोत्साहन देना और सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखना था। मतलब भूमि करों का जो टैक्स आता था उसका उपयोग कृषि को प्रोत्साहन देने में, जैसे आपका जो है सिंचाई, बेसिकली सिंचाई में यूज किया जाता था। सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने में, जैसे कि आपका मंदिर बना दिया गया, स्कूल आश्रम बना दिया गया, इस सब में जो है जो यहाँ से टैक्स आ रहा था उसका खर्चा वहाँ पे किया जा रहा था। बस आपका सारगर्भित तरीका से जो मेन फैक्ट था उसको यहाँ पे लिख दिया गया, ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं लिखा गया है।